अभी फिर बात टाइमिंग पे हो रही है। लोग वही जो अभी आपने बात किया 63A के बारे में बात की, तो लोग कह रहे हैं कि इस वक्त आप तरामीम इसलिए कर रहे हैं कि आप किसी को रखना चाहते हैं, किसी को निकालना चाहते हैं। चलो ना रखें उसको। अच्छा, आप इस पे ओपन है? क्या जो अमेंडमेंट होगी उसमें ये लिखा जाएगा कि फलां को रखना है? उसमें ये लिखा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन, अब दो चीज़ें, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और दूसरा आला अदलिया में इंडक्शन या एलिवेशन का जो प्रोसीजर है, इसके ऊपर आप मुझे बताएं कि कब नई बात हुई, हाई कोर्ट कौन इसके ऊपर मुतफिक नहीं है। तमाम बाज़ इसके ऊपर मुतफिक हैं कि आला अदलिया में एलिवेशन और इंडक्शन का जो प्रोसीजर है थ्रू जुडिशल कमीशन वो एक तरफा है, उसको बैलेंस होना चाहिए। हर कोई इसके ऊपर जो है वो सहमत है। कौन है जो ये नहीं कहता कि जी अदलिया जो है वो साल में तकरीबन 7 महीने जो है वो छुट्टियों पे रहती है। और अब कल की खबर ये भी आई है कि एक साहब हैं वो 11 बजे के बाद काम ही नहीं करते। यानी ये कोई तरीका है? तो आप उनको प्रमोट ना करते हैं? नहीं तो चले, अगर प्रमोट हो गए हैं आपने हाई कोर्ट से उनको नीचे से उठा के ऊपर लेके आए, चले सिफारिश होने की नहीं वजह तो से। अगर हम आइन में ये अमेंडमेंट करनी चाहते हैं कि जो आला अदलिया के मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं उनकी कारकर्दगी के से मुतल्लक भी कोई उनको पूछे, तो हम ये तो नहीं कह रहे कि जी कैबिनेट पूछेगी, हुकूमत पूछेगी। हम ये कह रहे हैं वो जुडिशल कमीशन जिसमें वो खुद बैठे हैं, देखिए जो कांग्रेस वो पूछे अमेरिका की, तो उसकी भी मुखालफत हो रही कि जी क्यों पूछे। सिर्फ जुडिशल कमीशन क्यों, पार्लियामेंट क्यों नहीं? अमेरिका में होता है ना, चले जज लगना होता है तो चले हम के सामने, कमेटी के सामने पेश वैसे होना तो ये चाहिए, लेकिन हम कहते हैं कि चले आप पार्लियामेंट को जो है वो ये इख्तियार ना दें। जुडिशल कमीशन, जुडिशल कमीशन और जुडिशल काउंसिल जो जजेस को का मुआवजा कर सकती है, जो जजेस को जो है वो इंडक्ट कर सकती है, प्रमोट कर सकती है, उसको भी आप ये इख्तियार देने को तैयार नहीं है। उसके पास तो है ऑलरेडी इख्तियार। नहीं है। कैसे नहीं है? किसी जज को कोई पूछ ही नहीं सकता काम की। अच्छा, आप ये कह रहे हैं काम की? जी बिल्कुल, वो भी तो होना चाहिए। वैल्यूएशन की एक जज है वो जो है वो महीने में 100 केसेस का फैसला करता है, दूसरा जो है वो 5 का भी नहीं करता। देखिए, अपने अपने काम करने का तरीका होता है हर एक का। तो ये कौन सा तरीका है? तब क्यों नहीं पता होता जुडिशल कमीशन को जब उन्हें हाई कोर्ट से ऊपर लेके आते हैं? जब उस लेवल पे नहीं देखना चाहिए, या जब हाई कोर्ट में आप इंडक्ट करने जा रहे हैं? नहीं, हो सकता है उस वक्त वो और तरह के हों, उस वक्त काम कर रहे हों। ये मामला भी तो फिर वक्त के साथ साथ तब्दील होते हैं। अच्छा, अब आप देखें, ये एक तो ये हो गया, ठीक है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो गया। आप मुझे बताएं कि इसके ऊपर जब पूरी कौम में कंसेंसस है, लीगल जो फर्टर्निटी है, बरादरी, उनमें कंसेंसस है, तो इसमें वक्त की कौन सी बात है कि 4 महीने बाद भी अगर ये बात सही है तो आज भी होनी चाहिए, अगर नहीं सही तो 4 महीने बाद भी नहीं होनी चाहिए। बेसिकली जो आईनी तरमीम, एक उसमें आईनी अदालत का क़याम है और दूसरा ये है कि जजेस की एलिवेशन या अपॉइंटमेंट कैसे होगी। दो चीज़ें इस पे आप कह रहे हैं सबका इत्तेफाक है, फिर आप तरमीम कर क्यों नहीं सके पिछले हफ्ते? इसमें जो है वो कर इसलिए नहीं सके कि मौलाना फजलुर रहमान या JUI के बगैर हमारे पास नंबर पूरा नहीं था। इसमें मुझे तो कोई शक नहीं है, और बिल्कुल बाई ऑल कैलकुलेशंस हमारे पास नंबर पूरा नहीं था। इसमें जो हमारी नेगोशिएशन टीम थी, उस टीम को वो मुसवदा जो कि जिसमें ये तमाम तरामीम डिटेल के साथ मौजूद थी। अब देखें ना, हम ये 2 चीज़ों के ऊपर इत्तफाक है, लेकिन जब आप जुज़वियात में जाएंगे तो कई जुज़वियात ऐसी होंगी कि जिसके ऊपर आपकी राय और हो सकती है, मेरी और हो सकती है। तो चाहिए तो ये था कि ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस होने के बाद जो है वो फाइनल हो जाती, लॉक हो जाती, और उसके बाद जो है वो असम्बली का इजलास बुलाया जाता। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि जी ये 2-3 चीज़ें हैं और ये कौमी मफाद है और ये बहुत बेहतर है, तो इसके ऊपर अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, तो आप कहें जी ठीक है, बिल्कुल होनी चाहिए, कौमी मफाद में क्यों नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद जो है वो डिटेल जो है वो आपके साथ डिस्कस ही ना हो, तो आपके पास ये हक रहेगा कि जब मैं डिटेल आपके सामने रखूं तो आप मेरे साथ उसके ऊपर इख्तलाफ कर सकें। यही हुआ कि जब मौलाना के सामने वो मसवदा रखा गया अजलास के बुलाए जाने के 1 दिन या 2 दिन पहले, तो उसमें फिर मौलाना ने जो सवाल उठाए उसके ऊपर फिर बहस होने लगी कि ये कर दें, ये ऐड कर दें, ये माइनस कर दें, करते करते वो सुबह 10 बजे से फिर 3 बजे हुआ, 3 बजे से फिर 7 बजे हुआ, 7 बजे से रात 10 बजे हुआ, और फिर ये समझा गया
कि जी इसमें ज़रा थोड़ा बैलेंस के साथ, आराम के साथ, तसल्ली के साथ मौलाना मुशावरत होनी चाहिए और फिर उसके बाद जो है ना इसको दोबारा लाया जाए। मौलाना की जो ऑब्जेक्शंस थी वो वैलिड थी? मैं इसको इस तरह से लूँगा कि वैलिड होने या ना होने का तो मैं तब कह सकूँ अगर मैं उस मीटिंग में मौजूद होता। लेकिन पता तो चल गया होगा आपको। हाँ, लेकिन मौलाना को उन एतराज़ात करने का हक हासिल था, क्योंकि जब आपने हक तो हासिल था जब उनके साथ आपने पहले डिस्कस नहीं किया तो उन्हें फिर क्यों नहीं डिस्कस किया? मतलब मौलाना साहब ने खुद बताया, अभी कुछ दिन पहले वो मिले हैं लोगों से, उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब आए, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ आए, सदर और वज़ीर आज़म दोनों गए, किसी ने बात की तफसील में, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आप हमारा साथ दें, कोई डिटेल नहीं। इतनी देर मुसव्वदा किधर गायब रहा? देखिए, बात ये है कि जिस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं, प्रेसिडेंट साहब गए हैं, मैं अपने तौर पे एक पार्टी के या अपना गवर्नमेंट के एक मेंबर के, मैं समझा कि थिंग्स आर फाइनलाइज्ड, क्योंकि लीडरशिप जो है वो जब जाती है तो उससे पहले नेगोशिएशन टीम ने अपना काम मुकम्मल कर लिया होता, तो मैं समझा कि ये मुकम्मल हो चुका। कॉमन सेंस तो यही है। बिल्कुल, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ये तो हुआ ही नहीं था। तो ये आपकी हुकूमत की गलती है ना? मेरा ख्याल है कि इसमें जो है वो जो लोग नेगोशिएशन कर रहे थे उन्होंने शायद ये समझा कि मौलाना को जैसे कहेंगे मौलाना जो है वो कर लेंगे। क्यों इतना इजी लिया मौलाना को? अब आप समझते हैं कि आप मौलाना मान जाएंगे? आज ही अब्दुल गफूर हैदी साहब का बयान, उन्होंने कहा कि हुकूमत ने रब्ता नहीं किया उसके बाद किसी मसवदे पे, किसी शिक पे हमसे बात नहीं नहीं, उसमें ये है कि ये दो चीज़ें जो हैं, इन दोनों चीज़ों पे मौलाना बड़े क्लियर हैं, आईनी अदालत पे और जजों की एलिवेशन पे। ठीक है, और लेकिन और भी बहुत कुछ है ना, मिलिट्री कोर्ट्स का भी है उसमें। चले मिलिट्री कोर्ट देखें, अब आपको ज़रूरी नहीं है कि सभी के ऊपर जब कंसेंसस होना होता है तो ऐसे ही होता है ना। नहीं तो फिर मैं आपके पास 10 कंसेंसस हो गया, मैं आपके पास 10 चीज़ें लेके जाता हूँ, 4 पे या 5 पे कंसेंसस हो जाता है, तो फिर कंसेंसस तो उसी का है ना। तो 4 कि आप जिन चीज़ों को आप कहें वो उनको मैं 10 में से अगर 4 चीज़ पे मौलाना मानते हैं तो बाकी 6 जो हैं वो आप छोड़ देंगे? मेरा ख्याल छोड़नी चाहिए। और अगर नेगोशिएशन फिर और क्या होती है? ठीक है, और अगर पीटीआई कुछ पे ना मानी तो? मेरा ख्याल है कि अखलाकी तौर पे भी और अदरवाइज़ भी, क्योंकि मौलाना के साथ वी आर इन नेगोशिएशन, मौलाना हमारे साथ थे, मौलाना हमारे साथ नेगोशिएशन कर रहे थे, नेगोशिएशन करते करते ये तय हुआ कि जी थोड़ा सा वक्त ले लिया जाए। अब हमें नंबर पूरा करने के लिए भी और अदरवाइज़ भी मौलाना को ऑन बोर्ड रखना चाहिए। अच्छा, ये जो नंबर उन्हें छोड़ के अगर हम नंबर पूरा करते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब नहीं होगा। मुझे बाकी उसके अलावा पीटीआई वाले आ जाते हैं, 100 बिस्मिल्लाह आ जाएं, और कोई आता है वो भी आ जाए। एक चीज़ से बता दें, आपने कहा कि मौलाना के बगैर नंबर पूरा करना मुनासिब नहीं है, क्या ये मुमकिन है मौलाना के बगैर नंबर पूरा करना? मेरा ख्याल है कि ये हो सकता है। कैसे? मेंबर्स ने वोट देना नहीं, मैं देखिए आपसे ये वोट तो मेंबर्स ने देना है। तो मेंबर्स जो हैं आज़ाद है ना, हॉर्स ट्रेडिंग होगी? नहीं, कोई ऑप्शन नहीं। तो फिर कैसे होगा? नहीं, तो एक मेंबर है वो अगर आपको वोट देने पे रजामंद है तो क्या इसमें क्या हाउस राइडिंग क्या है? नहीं दे सकता ना, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। नो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है, सुप्रीम कोर्ट का काउंट नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो इन फील्ड इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने आइन और कानून के मुताबिक जो है वो इम्प्लीमेंट होना है, और सुप्रीम कोर्ट फैसला कर सकता है आइन और कानून के मुताबिक, वो ओवर दी कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ फैसला नहीं कर सकता। मेरी अर्ज सुन लें, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये एक बार तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला नाफिज हो चुका पंजाब असेंबली के इलेक्शन में, पंजाब असेंबली के इलेक्शन में। अब आप ये कह रहे हैं कि अगर ये फैसला इन प्लेस रहा तो आप इसको नहीं मानेंगे और लोग वोट देंगे पार्टी की मर्जी के खिलाफ? नहीं, सुन लें, जब एक लेजिस्लेशन हो गई है, इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट हो गई है, पार्लियामेंट ने कर दी है, और उसके होते हुए ये फैसला इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, इलेक्शन कमीशन जो है वो उन 39 लोगों को नोटिफाई नहीं कर सकता, तो फिर कैसे इम्प्लीमेंट? तो इसका मतलब है आप और इलेक्शन कमीशन सेम पेज पे हैं? नहीं, सेम इलेक्शन कमीशन भी यही कह रहा है ना कि मैं किसका फैसला मानूं? नहीं, सेम पे नहीं, किसका फैसला? इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से पूछा है ना? नहीं, सुप्रीम कोर्ट हैज टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। आप मुझे बताएं
कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं या बाकी इदारों के जो सरबराह हैं या प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है या दूसरे हैं, उन्होंने क्या हल्फ ये उठाया हुआ है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को इम्प्लीमेंट करेंगे और उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, या उन्होंने हल्फ ये उठाया कि हम आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे? ठीक है, अब ये आपने जो बात की है इसका फैसला भी हो ही जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट की बात माननी चाहिए या आइन की लिखी हुई की। लेकिन ये बताइएगा जो 63A पे जो पटिशन 30 सितंबर को सुनी जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर सुप्रीम कोर्ट आइन को बहाल कर देती है जो पहले था, जो उमरता बंदियाल के फैसले से पहले था, तो उस सूरत में आपको आइनी तरमीम पास करवाने में आसानी हो जाएगी? नहीं, वो 39 लोग जो हैं वो तो आज भी वोट दे सकते हैं, 33A के होते हुए भी दे सकते हैं। बहुत वाज़ेह किस्म की नहीं तो फिर अगर वाज़ेह किस्म की कर दी है, नहीं सुन लेना, जितनी मर्जी वो वाज़ेह किस्म की वजाहत कर दें, लेकिन दे कांट री राइट द कॉन्स्टिट्यूशन। आप मुझे बताएं कि आइन ये कहता है कि एक आदमी आज़ाद अगर इलेक्ट हुआ है और इलेक्ट होने के बाद उसने बयान अल्फी दिया है कि जी मैं आज़ाद इलेक्ट हुआ हूँ और मैं इस पार्टी में जो है वो शामिल हो रहा हूँ, 3 दिन में वो बयान अल्फी देगा और उसके बाद वो उस बयान अल्फी का पाबंद है, वो उस जमात को नहीं छोड़ सकता। आइन में ये दर्ज है। तशरीह तो उस बात की होती नहीं जिसमें कोई अवहाम हो, ये तो वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है। बात को आगे लेके चलते हैं। आपने कहा कि अभी भी इस वक्त भी अगर सुप्रीम कोर्ट का जो 30 सितंबर को हेयरिंग हो रही है उसमें जो भी फैसला आता है, अभी भी आपको 39 मेंबरान में से बहुत सारे वोट डाल सकते हैं आइनी तरमीम के हक में। तो इस सूरत में भी आप समझते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान का आपके साथ चलना आपके लिए या पार्लियामेंट के लिए या निज़ाम के लिए बेहतर है? जी, मेरी सियासी पॉलिटिकल राय ये है कि क्योंकि वी आर इन नेगोशिएशन विद दी JUI मौलाना फजलुर रहमान, तो अब हमें इसको कंक्लूड करना चाहिए और मौलाना को साथ लेके चलना चाहिए। अगर हमारी मिसाल के तौर पे हम 5-6 जगह पे अमेंडमेंट चाहते हैं, अगर मौलाना कहते हैं कि ये 2 को रहने दें, 4 को कर लें, तो मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा बेहतर। चलिए, मैं अब सिंपल इसको थोड़ा सा और कर देता हूँ। अगर आइनी अदालत पे और जजेस की एलिवेशन पे मौलाना मान जाते हैं और कहते हैं मिलिट्री कोर्ट्स वाला निकाल दें, तो आप निकाल देंगे? मिलिट्री कोर्ट्स वाला इसमें इस तरह से तो है नहीं, है इसमें आप कह रहे हैं। इसमें मिलिट्री कोर्ट्स की जो जुरिस्डिक्शन है उसके बारे में है ना शेड्यूल में, किस किस जुर्म पे किस किस तरीके से ट्रायल किया जा सकता है? नहीं, मिलिट्री एक्ट के तहत तो वो जो सिविलियन के ट्रायल वाली बात है वो तो हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। नहीं, वैसे तो अभी उसको थोड़ा चेंज कर रहे थे ना आप, जो नई तरमीम आई है उसमें किया जा रहा था ना आर्टिकल 8 सब क्लॉज 3 के तहत। अब मेरा ख्याल है आर्टिकल 8 वाला जो है ना वो मामला थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, तो उसके ऊपर लोगों को एतराज़ तो आप उसको, मेरा ख्याल है उसके ऊपर कंसेंसस पैदा किया जाना चाहिए और विदाउट कंसेंसस से नहीं किया जाना तो चाहिए। फिर इसका मतलब ये है कि जो मौलाना PTI के साथ निगोशिएट कर रहे हैं और जो जॉइंट मसवदा वो लाना चाह रहे हैं, उसमें अगर ये ना हुआ तो फिर तो आप सबका कंसेंसस हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि अगर सबका कंसेंसस हो गया, आइन में अमेंडमेंट हो, तो उस जैसी तो बात ही कोई नहीं। तो फिर उसमें एक मुतालबा PTI का रह जाएगा सिर्फ के काजी फाइज ईसा को आप लोग नहीं कोई ओहदा देंगे। क्या ये मुमकिन है? तो क्या ये आइन में अमेंडमेंट में ये लिखा जाएगा कि उसको ओहदा नहीं दिया जाएगा? बहुत शुक्रिया राना सनावला साहब हमसे बात करने का। और आपने सुना कि पार्लियामेंट जो है वो तरमीम के लिए तैयार है और राना सनावला साहब के मुताबिक अगर हुकूमत के पास और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास इतनी अक्सरियत हो कि वो JUI के बगैर भी आइनी तरमीम कर सके, तब भी JUI और मौलाना फजल